गुड मॉर्निंग प्रशिक्षुओं। आज हम लोग इस परिचर्चा में, जैसे अभी तक हमने एजुकेशन नंबर 7 के बहुत सारे टॉपिक का अध्ययन कर लिया है। आज हम उस दिन चर्चा कर रहे थे जो हमारी लिपि है, लिपि की सभी ध्वनियों के लिपि संकेतों की पहचान का शुद्ध रूप में पढ़ना। तो हमने उस दिन चर्चा में जो हम लोग चर्चा पर चर्चा किए थे देवनागरी लिपि की, देवनागरी लिपि का महत्व और शुद्ध रूप में पढ़ना। तो उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए हम लोग यह बात करते हैं कि ध्वनि लिपि का शिक्षण, ध्वनि लिपि का शिक्षण में क्या रोल है। तो इसी परिचर्चा को आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसके अंतर्गत बालकों को परिचित कोई भी परिचित वस्तु दिखा करके जिसके बारे में बच्चा जानता हो, उसके नाम का उच्चारण बोध कराया जाता है। फिर ध्वनि बिंब बन जाने पर शब्द से वर्ण का उच्चारण व लिपि रूप का प्रतिज्ञान कराया जाता है। इसके पश्चात ध्वनि को लिखने का शिक्षण दिया जाता है और इसकी प्रक्रिया आगे इस प्रकार होती है। जैसे किसी चित्र का पठन के बारे में हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम जो परिचित वस्तुएं होती हैं, परिचित वस्तुओं के चित्र दिखाएं और उन पर बातचीत की जाए। उन बच्चों से कोई अगर वस्तु आप दिखा रहे हैं तो वो दिखाइए, लेकिन उनसे हम उन बच्चों से उस वस्तु के बारे में जो हम बच्चों को चित्र दिखाई दे रहे हैं उनसे हम बातचीत भी करें। दूसरा पॉइंट है आपका चित्र दर्शन, चित्र दर्शन व शब्द पठन। तो इसमें चित्र और उसके नीचे उसका नाम लिखा हुआ दिखा करके, चित्र व लिखित नाम से बार बार पूछकर दोनों का हम संबंध स्थापित करें। बार बार अभ्यास से बालक चित्र के साथ उसके शब्द को भी अच्छी तरह से पहचान सकेगा। फिर वस्तु, चित्र, कार्ड शब्द का उपयोग कर उस शब्द को स्वतंत्रता से पहचान जाएगा। और ऐसा हम तब करा सकते हैं, तब वह कर सकता है बालक जब हम उसको अभ्यास कराएंगे बार बार। अब बात आती है, तीसरा पॉइंट है शब्द से चित्र ध्वनि का प्रत्यय अभिज्ञान। जब बालक शब्द चित्र को पहचानने लगे तब शब्द के प्रत्येक जो वर्ण की ध्वनि को अलग अलग से धीरे धीरे बच्चों को, बालकों को बोलने का अभ्यास कराया जाए, ताकि बच्चा आसानी से उस शब्द को, उस वाक्य को, उस वर्ण को धीरे धीरे वह समझ सके। यह स्थिति पठना आरंभ की होती है। शब्द चित्र के वर्णों को भिन्न भिन्न रंगों में
अलग अलग करते हुए उनको पहचानने का अभ्यास कराया जाए। अब चौथा पॉइंट है ध्वनि से लिपि प्रत्यय विज्ञान। शब्द चित्र में प्रयुक्त वर्णों को जब ठीक ढंग से पहचानने बच्चा लग जाए तब वर्णों के समूह में हम ध्वनि को आगे पीछे लिखकर भली प्रकार उसकी जांच की जाए। बालक उस वर्ण को पहचान कर उसका सही उच्चारण कर लेता है। उसका सही बालक उच्चारण कर लेता है या नहीं कर लेता है, यहाँ ध्वनि से वर्ण पहचानने लिखित वर्ण का उच्चारण कर ले, इसका पर्याप्त अभ्यास और जांच दोनों तरह से कर लेनी चाहिए। पांचवा नेक्स्ट पॉइंट है लिपिगत आकृति का विभेदीकरण। तो सामान्य से लिपि रूप का बालक अंतर समझ सके, इसका अभ्यास व जांच की जाए। यहाँ ध्वनि गति और लिपिगत अंतर को अच्छी तरह से समझ सके बच्चा, और इसके लिए पर्याप्त अभ्यास उस बालक को कराया जाए। अब वर्णाकृत का लेखन क्रम, इसमें हम बात करते हैं जब वर्ण का लिपि रूप का ध्वनि रूप का अच्छी तरह से बोध हो जाए तब बालक को उस वर्ण को लिखना सिखाया जाए। मतलब जब इसका कहने का मतलब जब बालक को जो वर्ण की लिपि और ध्वनि की इसको अच्छी तरह से ज्ञान हो जाए तब हम बालक को वर्ण लिखना सिखाएं। यह है ध्वनि लिपि जो हमारी शिक्षण है, ध्वनि लिपि शिक्षण उपागम की प्रक्रिया है। इस तरह बालक को ध्वनि का उच्चारण व लिपि रूप का उच्चारण और लेखन का शिक्षण कराना चाहिए। वर्ण के पश्चात जो हमारा शब्द पठन है, लेखन वाक्य पठन के व लेखन का अभ्यास कराना चाहिए। तो ध्वनि इसकी बात आती है जो हमारा ध्वनि लिपि है। ध्वनि लिपि में शिक्षण में अध्यापक को भी सावधानी रखनी चाहिए। जैसे कोई चित्र हो, चित्र सामग्री से वह परिचित हो पूरी तरह से, और वह जो चित्र हम बालकों को दिखा रहे हैं वह भी दैनिक जीवन से संबंधित हो, जो हमारे दैनिक जीवन में यूज होती है। उसी प्रकार हम बच्चों को के अंदर उसका प्रयोग कर सकते हैं ताकि बच्चा आसानी से वह चीज को समझ सके और लिख सके। और उसके बाद जो चित्र सामग्री पर हमको खूब वार्ता करनी चाहिए व प्रश्नोत्तर, इससे बालक का जो मौखिक शक्ति का विकास होता है और बालक के अंदर जो झिझक होती है वह भी दूर होती है। और कार्ड वाला चित्र हम फ्लैश कार्ड के माध्यम से उसको बता सकते हैं। जो कार्ड वाला चित्र जिसमें 2 या 3 वर्णों वाली जो माला होती है
बिना मात्राओं की जो माला होती, इसका भी हम उसको मतलब हमको भी अच्छी तरह से उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, और तब हम उसको जा कर के बच्चों से उसको विधिवत बता सकेंगे। अब बात आती है शुद्ध रूप में पढ़ना। तो अधिकतर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग त्रुटियां कर देते हैं। तो किसी भी भाषा को सीखने का प्रथम जो सोपान हो उसकी मौखिक भाषा है। भाषा सीखने की प्रक्रिया में मौखिक या बोलचाल की भाषा का विशेष महत्व है। लगभग हम लोग प्रायः देखते भी हैं, 5-6 वर्ष आयु का जो बच्चा होता है, जब वह विद्यालय में कदम रखता है तो वह अपने साथ कम से कम मातृभाषा लेकर तो आता ही है, वह उस भाषा को अच्छी तरह से समझ कर वह बोल सकता है। मौखिक भाषा विकास के लिए सर्वप्रथम शिक्षक का बच्चों से, जो शिक्षक होता है, शिक्षक का बच्चों से अधिक अवसर, उसको बच्चों को अधिक हम उसको अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। मौखिक भाषा में हम शिक्षक जो है बच्चों को बोलने के लिए अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराए, बच्चों से जोर से उसको पढ़ने का भी अभ्यास कराना चाहिए। इसके लिए उसको कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से, बच्चों के साथ बातचीत करके उनके अंदर जो शब्दकोश का जो भंडार है उस भंडार को भी बढ़ाना चाहिए। कहानी, कविता में क्या क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं, कौन सा, इन सब के बारे में हमको बच्चों से बात करनी चाहिए। तो इस तरह के जो प्रश्नों के माध्यम से बच्चों के अंदर की जो झिझक होती है वह दूर करके अपनी बात को स्वतंत्र रूप से कहने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। खेल के माध्यम से भी बच्चों को स्वतंत्र रूप से बोलने का इसमें अवसर मिलता है। मौखिक भाषा में के विकास में चित्र एक सशक्त माध्यम है। बच्चे अनेक चित्रों से परिचित होते हैं। चित्रों की सहायता से अक्षरों की पहचान करने में बच्चे रुचि के साथ सीखते हैं, और अक्षरों की जो माला होती है, अक्षरों की जो पहचान के साथ साथ है शुद्ध उच्चारण करने का अभ्यास कराया जाता है। शिक्षक वर्णमाला चित्र को कक्षा में लगा करके पूरा उसका अभ्यास कराता है, और एक एक अक्षर का शुद्ध उच्चारण करे ताकि बच्चे उसी प्रकार अनुकरण कर सके, उसी प्रकार उस अक्षर को बच्चे बोल सकें। यदि बच्चे शुद्ध उच्चारण ना कर रहे हों तो पहले कक्षा के बच्चों की मदद से सुधार कराएं। यदि बच्चों
शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं तो शिक्षक क्या करें? शिक्षक अगर बच्चों को बोलने में कहीं अशुद्धियाँ कर रहे हैं तो शिक्षक उसका सहयोग करे, उसकी गलतियों को पुनरावृत्ति ना होने दे। तो जो विभिन्न जो फ्लैश का अक्षर कार्ड के माध्यम से बच्चों को सामने रख करके शब्द बनवाएं और उनका शुद्ध उच्चारण कराते हुए हम उनको पढ़ा सकते हैं। उसके बाद वर्णों की जो सही पहचान एवं मात्रा ज्ञान हो जाने पर उनको हम 12 खड़ी के बीच बीच में वर्णों को शुद्ध उच्चारण के साथ हम उनको पढ़ा सकते हैं या उनको हम पढ़वाएं। अब शुद्ध उच्चारण के साथ पठन से मात्रा संबंधी त्रुटियां नहीं होती हैं। जब बच्चा वर्ण मात्रा एवं जो 12 खड़ी में पूरी तरह से दक्ष हो जाता है तब शब्द एवं वाक्य का पठन आसानी से करने लगेगा और उसके उच्चारण में शुद्धता आएगी। वह सही से उच्चारण का प्रयोग करेगा। तो अब हमारी बात आती है हम दूसरे कंटेंट में कि जो हमारा पूर्ण विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह तथा विस्मय सूचक चिन्हों की हम पहचान करते हैं और इसको हम पढ़ते कैसे हैं। तो इसमें हम जो मेन अध्ययन का बिंदु है उसके बारे में हम थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं कि पूर्ण विराम का चिन्ह हम कहाँ प्रयोग करते हैं, अर्ध विराम का चिन्ह कहाँ प्रयोग करना चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह का हमको कहाँ प्रयोग करना चाहिए और विस्मय सूचक चिन्ह का हमको कहाँ प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम हमारे जो विराम चिन्ह हैं इनकी हम परिभाषा के बारे में हम सब पर चर्चा कर लेते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। साधारण भाषा में, शब्दों में कहें तो हम कि भिन्न भिन्न प्रकार के भावों, विचारों को स्पष्ट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन चिन्हों का प्रयोग हम वाक्य के बीच या अंत में हम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो विराम का अर्थ है विराम, रुकना या ठहरना। वाक्य को लिखते या बोलते समय बीच में थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। इन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो अपने भावों को हम स्पष्ट
करने के लिए या एक विचार और उनके जो प्रसंगों को प्रकट करने के लिए हम रुकते हैं, उसी को हम विराम कहते हैं। इन्हीं विराम चिन्हों को प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वही विराम कहता, उसी को हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो आज हम सब जो हमारे चर्चा परिचर्चा का विषय रहा, हम आज यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगला जो हमारा चर्चा और परिचर्चा का बिंदु रहेगा, उसमें जो विराम चिन्ह की आवश्यकता होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्ह के बारे में बात करेंगे, पूर्ण विराम के बारे में बात करेंगे, अर्ध विराम के बारे में बात करेंगे। पूर्ण विराम का दुरुपयोग भी होता है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह, इन सब के बारे में हम सब अध्ययन करेंगे या चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो आप लोग घर पर इस वैश्विक महामारी के समय घर पर सुरक्षित रह करके आप सब ऑनलाइन जो इलाहाबाद प्रयागराज डाइट के जो शिक्षक एवं प्रवक्तागण आपको अध्ययन करा रहे हैं, चर्चा पर चर्चा करा रहे हैं, उसको आप भली बात समझें और अध्ययन करें। धन्यवाद।